नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। इसमें जीएस फिफ्थ में ये आज हमारी 15th क्लास है और अभी तक हमने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शहर, ये दो टॉपिक हमने कर लिए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इससे और 1 क्वेश्चन इससे, इतना पेपर में आता है। अब हम करेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना। लेकिन हमने आपको फिलॉसफी बताई है कि जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उन्हें हम अच्छे से करेंगे, हाई स्कोर करेंगे, और जो कम महत्वपूर्ण है या जिनसे अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें भी हम करेंगे कि बाई चांस अगर वहां से भी क्वेश्चन आ जाए तब भी हम उसको कर पाए। देखिए तो एक बार आप जल्दी से कि मध्यकालीन इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। केवल 2 क्लास होंगी इसमें, दोनों में मिला के हम उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेंगे। शहर वाला हमने कल कंप्लीट कर दिया है ना। देखिए तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में देखिए जो मध्यकालीन है उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये 2 ही तो पढ़ने हैं ना। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्या हुई, कैसे हुई, क्या इवेंट्स थी, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो गई तो उसका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुआ, ये हम पढ़ेंगे। तो इतना करके हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम इतने डायमेंशन कवर कर लेंगे कि इससे अलग भी कुछ आया तो आप इन्हीं पॉइंट से उसका आंसर भी कर पाओगे। फिर जब ये ट्रांजिशन फेज था, दिल्ली सल्तनत का एंड हो रहा था, या इसका जो मध्य फेज है जब तुगलक थे, तो इसमें से जौनपुर अलग हो गया उत्तर प्रदेश में। साम्राज्य तो और पूरे भारत में भी अलग हुए थे, पर हम तो यूपी का हिस्ट्री पढ़ने तो यूपी वाला देखेंगे। फिर जो बाद में इसी में लोधी आए, उन्होंने जौनपुर को फिर से मिला लिया। तो जौनपुर इस समय बड़ा फेमस हो गया एजुकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। तो उसे पूरब का सिराज कहने लगे। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था, जौनपुर है ना, प्राचीन शहरों में भी हमने इसको पढ़ा था। तो यहां हम ये भी पढ़ेंगे जौनपुर सल्तनत। इतना पढ़ के हमारा ये दिल्ली सल्तनत वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम चीज कि ये जो मुगल पीरियड है इसका कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूपी में, इसके यूपी पे क्या प्रभाव हुए, और इस समय कौन सा अलग साम्राज्य बना उत्तर प्रदेश में जब मुगल कमजोर हो गए बाद में। तो यहां पे बना अवध। तो यहां हम अवध भी पढ़ेंगे। तो 3 ये पढ़ने हैं और 3 टॉपिक ये पढ़ने हैं। 6 टॉपिक हो गए मध्यकालीन इतिहास में। एक ये जो यहाँ पे जौनपुर है, तो यहाँ पे जो सरकी सल्तनत थी उसने स्थापत्य के लिए फेमस है। तो जौनपुर का सरकी स्थापत्य, तो ये यूपी के आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, जौनपुर के सरकी स्थापत्य पे। तो इसको हम यूपी के आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। बाकी दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट एंड कल्चर यूपी में है वो भी हम यूपी के आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। सेम यही मुगल पीरियड में। तो आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें हमें वहां पे देखनी है। डन। तो हिस्ट्री में अभी हमें खाली यहाँ 6 चीजें पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका उत्तर प्रदेश पे प्रभाव, और उत्तर प्रदेश में जो है जौनपुर सल्तनत। सेम ऐसे मुगल की स्थापना, उसका प्रभाव, और वहां अवध के नवाब। तो इसमें से ये 3 हम आज पढ़ लेंगे। बाकी वाले जो 3 है वो हम कल पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाएगा भक्ति सूफी मूवमेंट, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री यूपी की। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है जीएस 5th पेपर में। आप यकीन मानो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो बड़ी जल्दी से कि एक दिन में एक टॉपिक भी हो जाएगा। और अभी हमें एक टॉपिक कवर करने में 5-5, 6-6 क्लास लग जाती है। ठीक, चूंकि हिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक है, बट हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। हमें तो 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर इससे एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो हम उसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो 2, 4, 5, 10 नंबर से ही रुकता है ना, तो हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अगर ये आ जाएगा क्वेश्चन इस पे, तो हम कैसे लिखेंगे, वही सेम, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, और बीच में वो इवेंट की कैसे कैसे स्थापना हुई, है ना।
बताया पूरे मध्यकाल से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। चांस है फ्यूचर में तो आएंगे ही। देखो तो क्या क्या है। तो पहले बताना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत मतलब क्या कैसे है ना। तो जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से 1526 के बीच में जो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल रहा है उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। एंड उत्तर प्रदेश फॉर्मिंग इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हार्टलैंड। उत्तर प्रदेश इस दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, है ना। तो इतना में हमने थोड़ा दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन बता दिया और उसको यूपी से लिंक भी कर दिया। जीएस 5th और 6th में आपको मार्क्स लाने हैं तो हर चीज को यूपी से लिंक करते हुए ही चलना है, क्योंकि वो यूपी स्पेशल है। उसमें हिस्ट्री है तो वो भी यूपी की है, ज्योग्राफी है तब वो भी यूपी की है। ठीक है, तो एक छोटा सा हम इसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बाकी हम सीधा यहाँ काम की बात पे चलते हैं। बाकी आप पढ़ लेना, है ना, कि कैसे कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आपको सबको पता ही है, बैटल ऑफ तराइन हुई, फिर बैटल ऑफ चंदावर हुई। प्राचीन काल के इतिहास में हमने पढ़ा है ना। देखो तराइन के पहले युद्ध में उसमें तो पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गोरी, तो वहां तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई नहीं। स्थापना सेकंड से भी नहीं हुई, है ना। मार्ग प्रशस्त हो जाएगा स्थापना का। फिर हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत कैसे उत्तर प्रदेश में प्रभाव आया, और वो उत्तर प्रदेश में प्रभाव दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले ही आने लगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो 1206 में हुई है, लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हो गया, है ना। और इसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके कब्जा कर लिए गए। फिर चंदावर का युद्ध हो गया, उससे तो कन्नौज और पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश भी कब्जे में कर लिया गया। तो क्या अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई? नहीं हुई, वो तो बाद में होगी, 1206 में, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कैसे यूपी में बढ़ा है, कैसे कैसे वो घटनाएं हुई हैं, उन्हें हमें देखना है। तो हम वो पहले से शुरू करेंगे कि नंबर 1 तराइन का द्वितीय युद्ध। इससे जो गैंगेटिक प्लेन है उसमें मुस्लिम एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक। और इसके बाद जो शासक हैं वो 1193 से 94 तक, यानी कि चंदावर की लड़ाई में कन्नौज कब्जा करने तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों, वाराणसी, कन्नौज, मेरठ, कोल, अलीगढ़ को बोल रहे हैं ना, बदायूं, इन पे कब्जा करते हैं और इन्हें लूटते हैं। तो 1992 से जो काम शुरू हुआ वो 1994 तक चल रहा है। उसमें ये वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बदायूं और सबसे लास्ट में फिर 1194 में कन्नौज, उन पे कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कैसे दिल्ली सल्तनत का प्रभाव आ रहा है वो हम देख रहे हैं। फिर बैटल ऑफ चंदावर है, उसमें तो कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को हरा दिया, और ये एक डिसिसिव विक्ट्री थी, और इससे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इनका कब्जा हो जाता है ना। बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ दो अभी, और विंध्य के क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ के 1194 तक हमने देख लिया। तो इसका मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले ही उत्तर प्रदेश पे प्रभाव आ चुका था, तभी तो उत्तर प्रदेश केंद्र बन के रहेगा फिर, ठीक। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और ये जो पहले से ही उत्तर प्रदेश को कब्जाया जा चुका है उसको दिल्ली सल्तनत में इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। कैसे करेंगे? उसे एक एकता, एक सूबा घोषित कर देंगे, है ना, उसके कुछ क्षेत्रों को। तो बदायूं का एकता बताया था इल्तुतमिश, एंड एक और नाम हमने देखा था कल की क्लास में, है ना, ठीक है ना। तो यूपी का इंटीग्रेशन दिल्ली सल्तनत में कर दिया गया। तो सबसे पहले बैटल ऑफ तराइन में सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कब्जा आ गया। फिर और शहर जो है उनको लूटा गया। फिर बैटल ऑफ चंदावर हुई, कन्नौज पे भी कब्जा कर लिया। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश का उसमें विलय हो गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश पे दिल्ली सल्तनत की प्रभाव आ गया, या उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, ठीक है। अभी उसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में दिल्ली बनी। जब यहाँ हम बोल रहे हैं दिल्ली में उत्तर प्रदेश सल्तनत की स्थापना, इट मीन्स उत्तर प्रदेश पर कब उसका प्रभाव आया। अब ऐसे मत सोचना कि स्थापना तो कहीं और पे हुई थी, है ना। आप स्थापना की जगह प्रभाव शब्द यूज कर सकते हो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसका विस्तार करेंगे।
उस विस्तार में अयोध्या, कन्नौज, धीरे धीरे करके इन सब शहरों पे कब्जा करा गया। फिर दिल्ली सल्तनत के बारी बारी से 5 वंश आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश पे अपना प्रभाव बढ़ाया। तो हम हर वंश की एक दो बातें लिख देंगे। 125 शब्द या 200 शब्द का आंसर है, कितना ही लिख पाएंगे। तो जो ममलूक वंश है, जो गुलाम वंश है, उसने इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश लाया था, है ना। तो यूपी के रिवेन्यू कलेक्शन इसमें बड़े बदलाव लाए गए। बदायूं और अवध जो है वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव आ रहा है। फिर ये खिलजी आ गए, उन्होंने प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट रिफॉर्म करा उत्तर प्रदेश में और ज्यादा प्रभाव आ गया। तुगलक, उन्होंने जो गंगा यमुना का दोआब है वहां पे रिवेन्यू को बढ़ा के 50% कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, 2 लोग ऐसे थे, है ना, जिन्होंने 50% करा था। दूसरे का नाम बताया तो कमेंट में बताना। ठीक, 50% बहुत ज्यादा होता है, इसको हम समझेंगे अभी बाद में आगे। तो बहुत हार्श टैक्सेशन था। ठीक, एंड मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के काल से ही और जो इनके बाद में फिरोज शाह तुगलक हैं, तो जौनपुर जो है वो अलग प्रोविंशियल टाउन बन गया। खासकर जो आक्रमण हुआ था उनके बाद में, ये राजा जैसे कमजोर हुए, फिर आक्रमण हुआ बाहरी, तब तो जौनपुर एक अलग साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो फिर उत्तर प्रदेश पे प्रभाव आया, क्योंकि जौनपुर जो है फिर शिक्षा का, स्थापत्य का बड़ा केंद्र बना। सैयद एंड लोधी, सैयद ने लगातार प्रयास करा कि जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाए, लेकिन सफल नहीं रहे। इनका शासनकाल ही छोटा था। फिर लोधी आए, उनमें उन्होंने ट्राई करा, तो जो बहलोल लोधी था उसने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इसका मतलब जौनपुर दिल्ली सल्तनत के समय में मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक डायनेस्टी के समय में फ्री हुआ था, सैयद में और तुगलकों के लास्ट में वो कैरी हुआ, और फिर लोधियों ने उसको वापस से मिला लिया, है ना। लेकिन यहाँ पे वो सरकी डायनेस्टी एंड सरकी आर्किटेक्चर स्टाइल वो सब तो डेवलप हुआ। फिर लोधी में सिकंदर लोधी ने तो मॉडर्न आगरा की स्थापना करी, ये हमने कल भी देखा था, और इसको अपनी कैपिटल बना दिया। फिर तो यूपी का प्रभाव और बढ़ गया। समझ में आया? हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला कि यूपी पॉलिटिकल हार्टलैंड था, तो क्यों था वो? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाद में हो रही है, यूपी पे कब्जा पहले हो रहा है, और यूपी उसके लिए फिर रिसोर्स उपलब्ध करा रहा है, मानव उपलब्ध करा रहा है ना, और उसका प्रमुख आर्थिक राजनीतिक बना हुआ है महत्व, और बाद में तो उसको आगरा को राजधानी भी बनाया गया। तो यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में, है ना। और दिल्ली सल्तनत के बाद में जो इनिशियल मुगल हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, उन्होंने भी इसको अपनी राजधानी बनाया आगरा को। आगरा ने फिर अकबर ने बाद में फतेहपुर सीकरी उसको राजधानी बना दिया। समझ गए ना? तो जिसको हिस्ट्री जिसने पहले पढ़ रखी है कहीं भी प्री के हिसाब से या कैसे भी, उसके लिए तो ये बहुत मामूली बातें हैं, उसको कोई याद भी नहीं करना, उसने पहले से याद है, बस वो क्रम में लिख देगा। और जब ये हमने क्रम से लिखा तो हमने यही तो बताया ना उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कैसे आ रहा है, यही आंसर है ना। इसके बाद में आप यहां से कुछ ऐसे बहुत छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हो कि यूपी इमर्ज एज द पॉलिटिकल बैकबोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली सल्तनत की एक पॉलिटिकल बैकबोन के रूप में उभरा, ठीक। एंड शेपिंग इट्स एग्रेरियन कल्चरल सिंथेसाइज एंड रिलीजियस लैंडस्केप। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यूपी का जितना हिसाब से पेपर है, तो हमें छोटे छोटे कंक्लूजन, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन लिखने। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, है ना। अब अगला मसला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुआ। तो जिन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा है वो समझ पाएंगे। हर्षवर्धन के बाद से उत्तर प्रदेश में लगभग 600 साल तक छोटे छोटे राज्य रहे, यानी कि विकेंद्रीकरण, और अब एक बड़ा राज्य बन गया दिल्ली सल्तनत। तो क्या हो गया? केंद्रीकरण। तो इसको हम लिखेंगे। यहां से यहां तक राजपूतों का काल था, लास्ट वाले खासकर 300 साल, है ना। तो राजपूतों का जो काल है उसका अंत हो जाता है, और
मतलब वो कुछ कुछ जगह तो छुटपुट चलते रहेंगे मुगलों से, और उनसे लड़ाई के समय में उनका प्रभुत्व जो है वो कम हो जाता है। अंत कह जाना सही नहीं है, उनका जो प्रभुत्व था उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर भारत में, वो कम हो जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो राजनीतिक प्रभाव हुए, प्रशासनिक प्रभाव भी है। पहले भी बता चुके हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे तो शासन प्रशासन की भाषा बदल जाएगी। पहले संस्कृत थी, फिर राजपूतों के समय में हिंदी को बढ़ावा दिया गया, और अभी किसको बढ़ावा देंगे? पर्शियन को। आम बोलचाल और लिटरेचर की भाषा हो जाएगी पर्शियन के साथ में, एक बताया था आपको, अरबी, और बाद में हो जाएगी पर्शियन के साथ में उर्दू। ये सब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको याद होगा और रिकॉल हो रहा होगा। तो कुछ कुछ प्रभाव हमें पता है, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या हो रहे होंगे? जनसंख्या में जो जनसांख्यिकीय बदलाव आ रहा होगा, मुस्लिम आबादी बढ़ रही होगी, हिंदू आबादी का पलायन हो रहा होगा, है ना। समाज में कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा होगा, हिंदू बनाम मुस्लिम या भारतीय बनाम मुस्लिम, ऐसे, है ना। समाज में कुछ ध्रुवीकरण भी चल रहा होगा। तो क्या क्या प्रभाव है हम देखते हैं करके। देखो, प्रभाव लिखने आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुए हैं? एंड ऑफ राजपूत डोमिनेंस, राजपूत प्रभुत्व का अंत हो गया। तो जब ये लिखोगे तो दो एग्जाम्पल लिख देना कि चौहान प्रमुख थे इस समय, उनका तराइन के युद्ध में, और गहड़वाल थे फेमस कन्नौज के, उनका चंदावत के युद्ध में। एक दो नाम लिख देना। इंटीग्रेशन इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सत्ता का भाग बन गया। अब ये विकेंद्रीकरण जो है वो खत्म हो गया। एकता प्रणाली से इसके प्रमुख शहरों को एकता बना दिया गया, है ना। राइज टू स्ट्रेटेजिक रोल, दिल्ली सल्तनत के समय उत्तर प्रदेश का रणनीतिक महत्व बढ़ा। ये कई तरह से बढ़ा है, जैसे यहाँ पे एक बात लिखी है कि सिकंदर लोदी ने तो उसको कैपिटल ही बना दिया। इसके अलावा रणनीतिक महत्व ये था कि उत्तर प्रदेश ने बंगाल, इधर बंगाल आएगा, बंगाल और बिहार, ठीक है, मैप थोड़ा ठीक से नहीं है, इन पे कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। उसके लिए मानव संसाधन और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए, इसलिए भी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था ना, एक रणनीतिक महत्व। इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल टाउन, नए प्रोविंशियल टाउन आ गए, जैसे बदायूं, आगरा, एंड अभी हमने देखा जौनपुर। जो पुराने शहर थे जैसे वाराणसी, अयोध्या, तो उनका महत्व थोड़ा कम होने लगा, और ये नए शहर बदायूं एंड आगरा एंड जौनपुर, इनका महत्व बढ़ने लगा। ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जौनपुर हमने बता ही दिया। शासन प्रशासन में क्या प्रभाव आ रहे हैं? तो इसकी भाषा बदल गई, है ना, और जो उसके लीगल आधार है कि किस आधार पे शासन चल रहा है, तो वो भी बदल जाएगा। इस्लामिक लीगल हिसाब से चलेगा हुआ ना, शरीयत वगैरह के हिसाब से, जो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सिस्टम था, इस्लामिक वे में उसको रन करने लगे। इसका प्रभाव उसमें ज्यादा हो गया। आज भी आपने देखा होगा शासन प्रशासन की भाषा में पर्शियन शब्द, अरबी शब्द, इन सबको यूज किया जाता है ना। मुगल काल रहा, उसके बाद कितने समय तक, 200-250 साल तक अंग्रेजों का शासन था। फिर अब हमको 7500 साल आजाद हुए हो गए, 300-400 साल की बात हो गई एक तरह से, है ना। और अभी भी जो शासन प्रशासन की भाषा है उस पर वो प्रभाव है। तो उससे मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, कि आपको याद रह जाएगा आसानी से, है ना, क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, कि शासन प्रशासन की भाषा प्रणाली, इन सब में बदलाव आ रहा है। तो कुल मिला के यूपी को पॉलिटिकल हार्टलैंड कहा जा सकता है। ये हमने देखे उत्तर प्रदेश पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के राजनीतिक प्रभाव। यहां से आपको अच्छे से 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे, 7-8 या 9-10 पॉइंट हमें टोटल चाहिए। तो बाकी दूसरे प्रभावों से मिलेंगे। इकोनॉमिक प्रभाव क्या क्या हुआ है? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बदल दिया। ये प्राचीन उस इतिहास में पढ़ा था ना, कि ये वहां पे था, हमने देखा सामंती व्यवस्था, इसको बदल के ये क्या ले आए? इक्ता व्यवस्था। तो राजस्व की तो पूरी प्रणाली बदल गई। इसके साथ साथ यहां पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना, कहीं आगे हमने लिखा हुआ है, तो राजस्व की दर बदल गई, और वो काफी खतरनाक बदली। पूर्व भारत के प्राचीन इतिहास में जो राजस्व की दर रहती थी
वो 1/6 से लेके 1/3 रहती थी। इसका मतलब लगभग बनेगा ये 16% से 33% के आसपास राजस्व लिया जाता था। उपज जितनी खेत में होगी उसका 16 से 33% राजा को देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय में और मुगल पीरियड में ये दर कितनी रहती थी? 1/3 से 1.5। 1/3 तो आपको पता ही है 33%, 1.5 50% तक। किसी किसी राजा ने इसको बढ़ा के 50% भी कर दिया। इसका मतलब अब अगर किसी के यहाँ 100 कुंटल अनाज हो रहा है तो उसको 50 कुंटल राजा को देना पड़ेगा। पहले 100 कुंटल में से कितना देना पड़ता था? 16 कुंटल। अभी 50 कुंटल देना पड़ेगा। तो ये राजस्व व्यवस्था के चेंज है। लैंड रिवेन्यू के रिफॉर्म भी करे हैं इन्होंने, पॉलिसी बदल दी है। तो यहाँ पे आप लिख लेना कहीं आगे, तो ये लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इक्ता, ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ लैंड रिवेन्यू रेट, भू राजस्व की दर का बढ़ा देना, और इक्ता प्रणाली जो है उसको यहाँ पे लाना। प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा है, ये डोंट वरी, तो हम इसको नोट भी कर देंगे, ठीक है। आपके नोट्स में इसको ऐड भी कर देंगे, वरना आप ऐसे होता रहेगा कि आपने पिछला पढ़ा है तो आप खुद से भी 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और क्या प्रभाव हो रहे हैं राजनीतिक के अलावा? हम आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है। एक्चुअल में इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा दिया था। आपने देखा होगा शायद मोहम्मद बिन तुगलक का बाद में था, फिरोज शाह तुगलक, नहरों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उसमें शायद बलवन या अलाउद्दीन किसी का नाम भी आता है कि, है ना? नहीं, इनका नहीं आता। जो तुगलक डायनेस्टी का ही है, उन्हीं में जो फर्स्ट है कि उसने भी नहरों को बढ़ावा दिया था, है ना? तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी वृद्धि हुई है। बताया कि जब बाहर का कोई इलाका राज्य कब्जा करेगा तो इंडिया से फिर उसके उस पुराने देश में भी ट्रेड बढ़ जाएगा, है ना? वो जितने भी विदेशी आक्रमण है उनके फायदे में गिनाते हैं कि ट्रेड में वृद्धि हुई देश। और नगरीकरण हुआ दिल्ली सल्तनत के आने के साथ से, नगरीकरण। 2 प्रभाव देख लिए, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। इसका करके आपको मिनिमम अच्छे 6-7 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। और पॉइंट देखो, सामाजिक प्रभाव से ले लेंगे। सामाजिक प्रभाव क्या क्या है? माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंज। जब कुछ लोगों पे धर्म परिवर्तन का दबाव आया तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, नेपाल चले गए, भूटान चले गए, साउथ इंडिया चले गए, है ना? तो वहां से प्रवास हो गया। दूसरा, कुछ लोगों ने दबाव में धर्म को परिवर्तित कर लिया, तो उससे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, है ना? जो हिंदू जनसंख्या और जो मुस्लिम आबादी है उसमें परिवर्तन आएंगे। न्यू सोशल हायरार्कीज। अभी सोशल हायरार्की कैसे चल रही थी कि राजपूत जो है वो एक मतलब प्रभावी क्लास थी, ठीक, डोमिनेट करती थी राजपूत क्लास। लेकिन अब जो है तो उसमें अमीर, जो उसमें तुर्की अमीर, अफगानी अमीर, ये नई क्लास आ गई जिसने राजपूतों को रिप्लेस कर दिया, तो हायरार्की भी बदल गई। ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी कर लेगा, है ना? पीजेंट की हार्डशिप आ गई, किसानों की कठिनाई बढ़ गई, तो वो तो बता ही दिया कैसे बढ़ेगी, है ना? दर जो है वो आपने 1/3 से 1.5 कर दी। किसी को ये समझ में ना आए तो 33% से 50% भी लिख सकता है ना? तो किसानों की तो कठिनाई बढ़ेगी। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड का जो पीरियड चल रहा था, इस बीच में उत्तर प्रदेश में भक्ति सूफी आंदोलन जो है वो तेजी से बढ़ा। अलग से पढ़ेंगे हम ये टॉपिक, ठीक। इमरजेंस ऑफ मुस्लिम सेटलमेंट, जो बताया ना, नए शहर बने। पहले कौन फेमस थे? कि हस्तिनापुर, वाराणसी एंड प्रयागराज, ठीक। अब कौन फेमस होने लग गए मुस्लिम सेटलमेंट के लिए? लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, एक क्या बताया था यहाँ पे अभी, आगरा, ठीक। तो ये हमने समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं वो देखे। इसके अलावा कल्चर में रिलीजियस कई सारे चेंज आए ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब 8 से 10 ही पॉइंट लिखने हैं तो 20-25 पॉइंट क्यों बढ़ा रहे हो?
जो पहली क्लास से देख रहे हैं उनको मे भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने बताया ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव लिखिए, या खाली धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए, या केवल सामाजिक प्रभाव लिखिए। तो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को भी तो पूछ सकता है। जैसे प्रयागराज पे क्वेश्चन आया तो पूछ लिया उसका सामाजिक और धार्मिक महत्व बताओ, नहीं सॉरी, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बताओ, यह आया था ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, और ऐसे कैटेगराइज करके याद करना आसान है, तो हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड देख ले रहे हैं कि बाई चांस कभी काम आ जाए। तो एक बार बताओ, जब एक नया बाहर से कोई किंगडम आई है, उसके यहाँ पे मकान अलग तरह से बनाए जाते होंगे, उसके यहाँ अलग तरह के कपड़े पहने जाते होंगे, उसके यहाँ अलग तरह का भोजन खाया जाता होगा, दरवाजे अलग तरह के होते होंगे, खिड़की अलग तरह की होती होगी, ऊपर छत का डिजाइन अलग तरह का होता होगा। तो जब वो किसी जगह कब्जा करेगा तो क्या करेगा, अपने पुराने वाले डिजाइन को यूज करेगा या नए वाले को यूज करेगा? अगर धार्मिक रूप से सहिष्णु है तो अपना भी यूज करेगा, और जो जिस जगह पे कब्जा करा है उनका भी यूज करेगा, और थोड़ा कट्टर है तो केवल अपना वाला यूज करेगा। अगर दोनों यूज करेगा तो दोनों को मिलके क्या एक नया कल्चर, एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल बिल्ड नहीं हो जाएगा, है ना। तो यही यहां पे हुआ इस समय, डन, कि इंडिया का जो स्टाइल था वो चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टाइल था, दोनों को मिक्स करके बिल्डिंग बनाई गई, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बिल्डिंग बनाई गई। एक नया आर्किटेक्चर आ गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक, तो पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में आता है, फिर इंडियन आर्किटेक्चर के साथ मिलके ये क्या बन जाता है, इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यही सेम उसमें हुआ, देखो पर्सियन आई, अरबी आई, और फिर ये पर्सियन, अरबी, हिंदी ये सब मिलके क्या बन गई, उर्दू, है ना। तो ये भाषा में भी मिलेगा, त्योहार मनाने के तरीकों में भी मिलेगा, भवन निर्माण में भी मिलेगा, कपड़ों में भी होगा, है ना, हर चीज में। और खाद्यान्न, जो खाने की चीजें हैं, जो फैशन की चीजें हैं, सब में ये मिक्स हो जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर इसको अच्छा माना जाता है, कल्चरल ब्लेंडिंग आर्ट एंड कल्चर के लिए अच्छा है, क्योंकि दो चीजें हैं और वो मिलके एक तीसरी बन गई, तो आर्ट एंड कल्चर तो समृद्ध हो गया पहले से ज्यादा, है ना। ये लैंग्वेज हमने बता दिया। नए नए तरीके से मस्जिदें बनाई गई, जैसे सर की स्थापत्य आया तो उसमें जौनपुर को सिराज ऑफ द ईस्ट बोला, ये सब अपन देख चुके। एजुकेशन एंड लर्निंग के तरीके में बदलाव आने लगा, जैसे आश्रम व्यवस्था थी, धीरे धीरे उसकी जगह कौन लेने लगे, मदरसे, मकतब, इन्होंने उनकी जगह ले ली, है ना। आश्रम व्यवस्था को रिप्लेस किया जाने लगा मदरसों और मकतब व्यवस्था से। रिलीजियस लैंडस्केप में हम ये देख चुके हैं कि इस्लाम का स्प्रेड हुआ यूपी में, और रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ। रिलीजियस पोलराइजेशन या धार्मिक ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि दो ध्रुव हैं, हिंदुओं का एक तरफ आ जाना, मुस्लिम का एक तरफ हो जाना। दरअसल ये विरोधी स्थिति को दर्शाता है, कि है ना, तनाव की स्थिति को दर्शाता है। जब हम बोलेंगे रिलीजियस पोलराइजेशन, इसका मतलब धर्म के आधार पर तनाव हो रहा है। कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन इट मीन्स जाति के आधार पर तनाव हो रहा है। और लॉन्ग टर्म का क्या प्रभाव हुआ भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना का, तो ये पॉलिटिकल बैकबोन बना। और बाद में जो मुगल की फाउंडेशन है, जो आगरा कैपिटल बनी थी, फिर उसको मुगलों ने कैपिटल बनाया, तो ये उसके लिए भी इसने बेस का फाउंडेशन का काम किया है ना। तो लॉन्ग टर्म में हम ये लिख सकते हैं। ऐसा करके हमारे पास टोटल दिल्ली सल्तनत के उत्तर प्रदेश पे 15-20 से ज़्यादा प्रभाव हो गए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसमें से सिलेक्टेड कोई भी 7-8 प्रभाव लिख देंगे, अपना एक बढ़िया सा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक है कि भाई जो जौनपुर है उस सल्तनत की स्थापना, इसी का एक सब टॉपिक भी होगा, जौनपुर का सर की स्थापत्य, वो हम अभी छोड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर की सारी चीज़ें हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो हमें यूपी के आर्ट एंड कल्चर में कवर करनी है। तो जौनपुर पे क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी लोकेशन वगैरह बता देना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है,
और रिवर गोमती पे है, कुछ ऐसे ना। अभी कह नहीं सकते इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मध्यकाल पे एक भी आया नहीं है। तो हम इसके कुछ डायमेंशंस पढ़ लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए वो उन डायमेंशन से हो जाए। तो पहले की जौनपुर की स्थापना किसने करी, ये कल क्लास में बता दिया था, है ना, कि फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां के नाम पर, जिसका जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी स्थापना की। फिर दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ सरकी वंश की स्थापना किसने करी और वो स्थापना कैसे हुई। क्या उसने दिल्ली सल्तनत के किसी राजा को मार के स्थापना करी या युद्ध की स्थिति का फायदा उठा के करी। तो जैसे हमने अभी बताया यूपी में दिल्ली सल्तनत कैसे हुआ, तो घटनाएं क्रम से लिख दी थी, ऐसे ही यहाँ पे सरकी स्थापत्य कैसे स्थापित हुआ। तो अब जौनपुर का हम लिख चुके, जौनपुर कैसे स्थापित हुआ। अब जौनपुर में सरकी सल्तनत कैसे स्थापित हुई। तो मलिक सरवर नाम का आदमी था, फिरोज शाह तुगलक के समय में वो एक प्रोमिनेंट नोबल था और उसे जौनपुर का गवर्नर बनाया गया था। अभी तक जौनपुर आजाद नहीं हुआ था, है ना। फिर इनके बाद में आते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बाद में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, डन। इन्होंने उसको उपाधि दे दी मलिक सरवर को सुल्तानु सर्क, द मास्टर ऑफ द ईस्ट, कि ये पूरब का सुल्तान है। तो उसके तो हौसले और बुलंद हो जाएंगे, है ना। ये हमें लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि नाम है सरकी सल्तनत, तो सरकी कहां से आया। इसका नाम तो मलिक सरवर है, तो सरवर सल्तनत होती। चूंकि इसे टाइटल दे दिया था सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने सर्क, सुल्तानु सर्क, तो इस सर्क से इसने जो सल्तनत स्थापित करी वो सर्क की सल्तनत हुई। तो इसने कब कर दी सर्क की सल्तनत स्थापित, जब ये राजा था उस समय दिल्ली सल्तनत पे तैमूर ने अटैक कर दिया। अटैक करके दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली पे कब्जा किया और उसमें कई दिन तक लूटपाट की। तो सोचो जो दिल्ली के अधीन इधर उधर के राज्य हैं वो अब दिल्ली की जो अधीनता है उसको स्वीकार करेंगे या मौका देख के अलग होने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली तो बहुत कमजोर हो गई है। इसी का फायदा उठाया मलिक उस सरवर ने और उसने खुद की स्वतंत्रता उसको घोषित कर दिया। जौनपुर में सरकी सल्तनत की स्थापना हुई। हालांकि उसने खुद को सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, है ना, बट वहां पे एक सरकी सल्तनत स्थापित हो गई। सल्तनत तो उसी को बोलेंगे ना जो सुल्तान का टाइटल है। इस वजह से हमने ये पॉइंट आपको बताया। तो हमें पता चल गया कैसे स्थापना हुई जौनपुर की, ये भी पता चल गया सरकी सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। अब आगे की बात है, लगातार दिल्ली सल्तनत की सत्ता को इन्होंने चैलेंज किया। दिल्ली सल्तनत पे जो भी सत्ता आई, सरकी फिर लोधी, उन्होंने इसको फिर से कब्जाना चाहा, फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहा और ये लगातार इनका युद्ध चलता रहा। और फाइनली जो लोधी हैं उनमें से बहलोल लोधी ने इनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो आगे लिखा है कि इसका एंड कैसे होता है, जस्ट अ मिनट देखिए, एक बार देख लेते हैं एंड वाला, फिर इसके बाद में ये दोबारा से देख लेंगे डिक्लाइन एंड लेटर हिस्ट्री। तो बहलोल लोधी ने जौनपुर को अपने में मिला लिया। हुसैन शाह सरकी इनका अंतिम शासक था, उसके समय पे इसको मिला दिया गया। डन। ये जाना किसके लिए जा रहा है, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हब के लिए। इसी के लिए तो इसको पूरब का सिराज बोल रहे। कल की क्लास में भी बताया था, तो वहां से भी पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताया था और कैसे एजुकेशन का, कल्चर का एंड आर्किटेक्चर का हब बना वो हमने बताया था कल। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, देखो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इसे आप पढ़ लेना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नया स्टाइल, सरकी स्टाइल आ गया, उसमें अटाला मस्जिद, लाल मस्जिद, ये सब कल की क्लास में भी था, तो इसको पढ़ लेना। इसके अलावा रिलीजियस सिग्निफिकेंस की यहाँ सूफी मूवमेंट जो है वो काफी चला, सूफी मूवमेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स का मेन सेंटर बना, है ना, और बाद में फिर लोधी ने मिला लिया। इतना करके हमारा जो जौनपुर वाला है वो कंप्लीट हो गया।
इसी में अपना एक छोटा सा टॉपिक सर की वास्तुकला शैली, तो क्या लिखा है, शुड बी डन इन यूपी आर्ट एंड कल्चर, इसको वहां पे हम कवर करेंगे। ठीक, तो कल को अब हमें मुगल पीरियड पढ़ना है, इसको पढ़ते ही अपना मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।